आज के इस वीडियो में डायबिटीज के मरीजों के लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आए हैं और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे देश में लगभग करोड़ों में लोग इंसुलिन के इंजेक्शन यूज करते हैं डायबिटीज में। पर अगर डायबिटीज का मरीज ओबीज है तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत ही नहीं है। ये बहुत बड़ा क्लेम है और इस वीडियो को खास तौर से आप अपने डॉक्टर्स के साथ में जरूर शेयर करें। और यहां पर मैं आपके डॉक्टर्स को कहीं से भी एलिगेट नहीं कर रहा हूं। ये जो हो रहा है अनजाने में हो रहा है। आपके मरीज की ब्लड शुगर बढ़ती है, दवाइयां सारी फेल हो चुकी होती हैं, तो डॉक्टर्स ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए उसको इंसुलिन के इंजेक्शन दे देते हैं। इट इज एज गुड एज लाइक दिस। पर कायदे से ओबीज पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। ये उनको फायदा पहुंचाने की जगह उल्टा नुकसान पहुंचाएंगे और डायबिटीज के ओबीज पेशेंट को अपने इंसुलिन के इंजेक्शंस को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। पर ओवरनाइट ये करना आपके लिए तकलीफ का सौदा होगा। धीरे धीरे इसको करें जैसा इस वीडियो में बताऊंगा मैं। तो इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और अच्छी तरह से समझ के लें। यदि समझ में नहीं आए अपने डॉक्टर के साथ शेयर करें। वो इस वीडियो को देखने के बाद में समझ पाएंगे कि जो मैं क्लेम कर रहा हूं वो पूरी तरह सच है। परंतु डॉक्टर्स ये काम पर्पसफुली नहीं कर रहे। उनको पढ़ाया उस तरह से गया है और सोच उस तरह की बन गई है, इसलिए कर रहे हैं। यहां मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूं। मेरा एक डायबिटीज का पेशेंट सरदार जी पंजाब से मेरे को फोन करते हैं। उनका बेसिकली प्रोग्राम के अंदर डायबिटीज हॉलीडे के अंदर कंसल्टेशन था। पहला कंसल्टेशन हुआ, मैंने उनको डाइट गाइड कर दिया। दूसरा कंसल्टेशन जब महीने भर बाद हुआ तो उनका इंसुलिन का इंजेक्शन का डोज काफी कम या ऑलमोस्ट बंद हो चुका था। तो उन्होंने मेरे को सरप्राइजिंगली बोला कि डॉक्टर अग्रवाल ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, मैं 12-15 साल से इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहा हूं। तो मैंने कहा सरदार जी सवाल आपके दिमाग में आने का नहीं है। हमारे देश में लगभग 1 लाख डायबिटोलॉजिस्ट या एमडी फिजिशियन है जो डायबिटीज के मरीजों को ट्रीट करते हैं। 30-30 साल का करियर हो जाता है। उनमें हजारों तो खुद डायबिटिक पेशेंट हैं। उसके बावजूद वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं और उनके दिमाग में ये बात नहीं आती। वो उसके बावजूद लगाते रहते हैं। अभी कुछ समय पहले एक मेरे ही प्रोग्राम के अंदर एमडी फिजिशियन आई और उनको मैंने बोला भी कि आपको प्रोग्राम लेने की जरूरत नहीं थी, आप तो डॉक्टर है, मैं ऐसे ही गाइड कर देता। परंतु वो 70 यूनिट इंसुलिन के लगा रहे थे। बाईपास सर्जरी हो चुकी है, ब्रेन स्ट्रोक पहले ही आ चुका है और इन सारी चीजों से सफर कर रहे हैं। और उनका मालूम है कहना क्या था, डॉक्टर मैंने आपके वीडियो सुने, मैंने देखा कि खिचड़ी साथ में ओटमील, मतलब जो भी चीजें मैं खा रहा था और गाड़ी गाड़ी खिचड़ी ओटमील इस तरह की चीजें मैं शाम को लेता था और ये सोच के कि ये तो कॉम्प्लेक्स कार्ब है, मेरी ब्लड शुगर घटेगी। पर मेरी ब्लड शुगर 200 और 300, फास्टिंग में 200, पीपी में 300 और इंसुलिन के इंजेक्शन लगा रहा हूं 70 यूनिट पर डे के और घट नहीं रही है। एक एमडी फिजिशियन कह रहा है ये। और जब मैंने आपकी बात सुनी कि डाइट से ये हो सकता है तो उनके विद इन 15 डेज इंसुलिन के डोजेज 50% पर आ गए। तो इस तरह का होता है, सोच ही नहीं पाते। तो न इसके अंदर डॉक्टर्स का कोई दोष है और फार्मास्यूटिकल कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए ऐसा करती होंगी, मोटिवेट करती होंगी डॉक्टर्स को, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका इससे कोई लेना देना नहीं। ये सब अनजाने में हो रहा है क्योंकि एक तरफ ध्यान दिया हुआ है, उसी ट्रैक पे हम चले जा रहे हैं। दवाइयों से कंट्रोल हुआ नहीं तो अब इंसुलिन लगा दो। इट इज गोइंग दैट वे। तो होता क्या है, जो ओबीज लोग हैं वो ओबीज क्यों हैं? क्योंकि उनका पेनक्रियाज ढेर सारा इंसुलिन बना रहा है। अगर पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा होता तो उनका फैट रातों रात साफ हो जाता और वो पतले हो जाते। वो मोटे हैं, इसका मतलब है वो यही दर्शाता है कि उनका पेनक्रियाज इंसुलिन बना रहा है। तो पहले बॉडी का ये इंसुलिन और फिर ऊपर से आप इंजेक्टेबल इंसुलिन लेते हैं तो ये 1 + 1 2 हो जाता है। और जब इंसुलिन शरीर में बड़ी मात्रा में आएगा, आप सोचेंगे कि अगर इंसुलिन ले भी लिया इंजेक्टेबल तो दिक्कत क्या है, ब्लड शुगर तो मैनेज हो ही रही है। ऐसा नहीं है। हाइपर इंसुलिनीमिया आपके शरीर में ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस लेकर के आता है जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब आपको साइंटिफिकली ये समझेगा कैसे कि शरीर में इंसुलिन बन रहा है, तो आप ये ब्लड टेस्ट करके देख लीजिए। अगर आप ओबीज हैं
इंसुलिन लगा रहे हैं तो फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करें, साथ में फास्टिंग इंसुलिन जरूर चेक करें। ये आपका 10 से 30 के बीच में मोस्ट प्रोबेबली आएगा। और जो सी पेप्टाइड है ये आपके पेनक्रियाज के नेचुरल इंसुलिन के बारे में बताता है। अब होता क्या है, जब आप फास्टिंग इंसुलिन देखते हैं तो ये आपका इंजेक्शन का इंसुलिन और साथ में पेनक्रियाज का इंसुलिन, ये दोनों की रीडिंग दिखाता है, इसलिए ये काफी हाई आएगी। वहीं पर सी पेप्टाइड जो है बॉटम लाइन आपके इसमें होता है 0.8 या 1.1, इससे काफी अधिक आएगा। तो ये दर्शाता है कि आपका पेनक्रियाज वर्किंग में है और वो इंसुलिन बना रहा है। अब ऐसी स्थिति में अगर हाइपर इंसुलिनीमिया है तो वो आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन दे सकता है, ये आपके डॉक्टर भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो सबसे अधिक ये करेगा क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, इसके साथ में एथेरोस्क्लेरोसिस, खून की नलियां पतली होने लगेंगी, और जब खून की नलियां पतली होंगी तो ढेर सारे कॉम्प्लिकेशन आएंगे, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर से लेकर के हार्ट अटैक, नेफ्रोपैथी, रेटाइनोपैथी या फिर डायबिटिक फुट, उसके साथ में हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल, पीसीओडी की समस्या महिलाओं के अंदर, यूरिक एसिड का बढ़ा रहना, इवन लेटर स्टेज के अंदर ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर। तो किसी भी प्रकार का कैंसर, अक्सर ये देखा गया है कि ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर के अंदर इंसुलिन की मात्रा बढ़ी हुई पाई जाती है, और ओबेसिटी तो इसके साथ में एसोसिएटेड है ही, ये आप देख ही रहे हैं। अब दरअसल ये होता कैसे है, इस चीज को हम समझ करके लेते हैं। इस चार्ट से आपको फुल क्लैरिटी आ जाएगी कि आखिर आपको करना क्या चाहिए और आपके साथ हो क्या रहा है। देखिए, जब एक नॉर्मल इंसान या एक डायबिटिक पेशेंट भोजन लेता है तो उसके अंदर 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। जब ये फूड आपके पेट के अंदर आएगा तो यहां पर डाइजेस्ट होने के बाद में ये इंटेस्टाइन के थ्रू ग्लूकोज इस फूड का एब्जॉर्ब होकर के ब्लड फ्लो में आ जाएगा। इस ग्लूकोज का फाइनल डेस्टिनेशन है सेल, पर सेल में एंट्री करने के लिए इसको इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, जो हर सेल के अंदर एक चाबी की तरह, ताले की चाबी की तरह काम करता है। इसकी प्रेजेंस में ये ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर करता है। तो होता क्या है, ब्लड फ्लो का ग्लूकोज ब्लड फ्लो के थ्रू पहुंचता है पेनक्रियाज में, पेनक्रियाज से इंसुलिन को साथ में लेके वापस ब्लड फ्लो में आता है। तो एक ग्लूकोज और एक इंसुलिन सपोज करो सेल के अंदर घुसना चाहते हैं, तो यहां पर इंसुलिन चाबी की जैसा काम करेगा, उन ट्रिलियंस ऑफ सेल में रिसेप्टर्स पर जाकर के चिपकेगा और वहां पर ओपनिंग बनेगी ग्लूकोज के लिए और ग्लूकोज आ जाएगा सेल में। अब ये यहां पर बर्न होगा, बर्न होकर के एनर्जी देगा, आप अपना काम करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। पर जब ग्लूकोज की बड़ी मात्रा आपके बॉडी में आना चालू होती है, आप अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब ज्यादा मात्रा में सपोज करो 2G आपके ब्लड फ्लो में आया, तो ये यहां से इंसुलिन भी दुगना निकलेगा। अब ये बढ़ा हुआ इंसुलिन ग्लूकोज की बड़ी मात्रा को सेल में डालेगा, तो एक पार्ट तो ग्लूकोज का यूज हो गया एनर्जी देने में, एक पार्ट यहां पर स्टॉक में आ गया, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। अब इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज का सेल क्या करे, तो ऐसे में सेल इसको कन्वर्ट करती है फैट के अंदर, क्योंकि सेल के अंदर स्टोरेजेस है नहीं शुगर के लिए, तो ये कन्वर्ट हो जाता है यहां पर फैट में, और यही काम करता है आपका लिवर। तो लिवर जो ब्लड का एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसे खींच करके कन्वर्ट करता है फैट में, और फिर उस फैट के कारण वो हो जाता है फैटी लिवर। तो फैटी लिवर जो है वो फैट से नहीं आ रहा, फैटी लिवर आ रहा है शक्कर से, कार्बोहाइड्रेट से। तो ट्राइग्लिसराइड के आपके लेवल फिर बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जब लिवर के अंदर फैट बनेगा तो वो फिर ब्लड फ्लो में जाएगा और फिर ट्राइग्लिसराइड आपके ब्लड में बढ़ेगा। ये ट्राइग्लिसराइड आपके बॉडी में जाकर के फिर जमेगा और आपका वजन बढ़ना शुरू होगा, आप ओबीज होने लगोगे। अब रोज रोज यही काम जब सेल करेगी तो ये कहती है कि भाई मैं मेरे काम नहीं कर पाती, फैट ने इतना सारा जगह ऑक्युपाई कर लिया है, तो मेरे अंदर अब रेजिस्टेंस आ रहा है इस इंसुलिन के लिए। तो जब इस इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस आता है
तो खून की नली के अंदर ग्लूकोज पड़ा रह जाता है और फिर ये रिवर्स सिग्नल देता है पेनक्रियास को। तो पेनक्रियास कहता है कि ठीक है, हमें ब्लड में नॉर्मल मात्रा ग्लूकोज की रखनी है 100 के आसपास, तो मैं और अधिक मात्रा में इंसुलिन बनाता हूं जिससे सेल का रेजिस्टेंस ओवरकम हो जाए और वो ग्लूकोज को अंदर ले ले। अब ये 3 गुनी मात्रा में उसी दुगने ग्लूकोज को मैनेज करने के लिए पेनक्रियास इंसुलिन बनाता है। तो फिर जब सेल के अंदर बड़ी मात्रा ग्लूकोज की जाती है तो बड़ी मात्रा फैट की डिपॉजिट होने लगती है। तो टाइप 2 डायबिटीज का मरीज मोटा दिन प्रतिदिन होता जाता है और एक दिन जब पेनक्रियास सरेंडर कर देता है कि मैं और इंसुलिन नहीं बना सकता इस सेल के रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, तो खून के अंदर शक्कर की मात्रा बढ़ने लगती है और आप डायबिटिक हो जाते हैं। अब जब आप डायबिटिक हो जाते हैं तो रियल खेल यहां से शुरू होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको ये ग्रुप की मेडिसिन देते हैं जो अलग अलग तरह से काम करती है। देखिए यहां पर रेजिस्टेंस किस में आया था? सेल में। अगर इस सेल का रेजिस्टेंस हम घटा दें तो ग्लूकोज फ्रीली सेल के अंदर चला जाएगा और ब्लड शुगर नॉर्मल आ जाएगी। तो उसके लिए अक्सर डॉक्टर्स आपको देते हैं मेटफॉर्मिन, बाइगोनाइड से शुरू करते हैं जिन्हें कहते हैं इंसुलिन सेंसिटाइजर्स। उसके बाद में दूसरा ग्रुप जो आता है वो है थायोजोलिडिन डायोन्स का, इसमें आता है पायोग्लिटाजोन। तो ये दवाइयों से आपके सेल के ऊपर काम होता है, इसकी सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, ब्लड शुगर नॉर्मल आने लगती है। फिर कुछ समय के बाद में फिर रेजिस्टेंस बढ़ता है। जब फिर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो डॉक्टर बोलते हैं अब एक गोली से काम नहीं चलेगा, अब मुझे दूसरी गोली देनी पड़ेगी। तो दूसरी गोली दी जाती है इंसुलिन सीक्रेटोगॉक्स, मतलब आपके शरीर में जो इंसुलिन या 3 गुना बन रहा था अब उसको 4 से 5 गुना बनाना है जिससे सेल आपके खून के शुगर को अंदर वापस ले ले। तो यहां पर फिर ये 3-4 तरह की दवाइयां आती हैं जिसमें सल्फोनाइल यूरिया है, मैग्लेटेनाइड्स है, DPP-4 इनहिबिटर है और GLP-1 एगोनिस्ट है। ये गोलियां जैसे ग्लिमिप्राइड, ग्लाइक्लाजाइड, ग्लाइब्यूराइड, फिर नेटाग्लिनाइड्स, फिर उसके बाद में सीटाग्लिप्टिन, तो ये सारी दवाइयां, या फिर कई आपने देखा होगा इंजेक्टेबल्स भी आजकल आ गए हैं जैसे ओजेम्पिक वगैरह हैं। तो ये सारी दवाइयां इन ग्रुप में आती हैं और ये आपके इंसुलिन के लेवल को फर्दर बढ़ाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्ट करके। तो दूसरा तरीका क्या हो गया? पहला सेंसिटिविटी इंप्रूव करने का, दूसरा इंसुलिन को और अधिक बनाने का। इसके बाद में तीसरा तरीका क्या अपनाया जाता है? यहां पर SGLT2 इनहिबिटर जिसको बोलते हैं डेपाग्लिफाजोन, ये आपके किडनी से सीधा ग्लूकोज को बाहर निकाल देते हैं यूरिन में। और चौथा ग्रुप आता है अल्फा ग्लाइकोसिडेज इनहिबिटर। ये जो ग्रुप है जिसमें एक कार्बोज है, ये आपके पेट में यहां ग्लूकोज को डाइजेस्ट ही नहीं होने देंगे यहां स्टमक में, और ये सीधा टॉयलेट के अंदर बाहर निकाल देंगे। तो होगा क्या? आपके पेट में तरह तरह की गैस और इंफेक्शन होने शुरू हो जाएंगे। परंतु ये चारों ग्रुप चारों कौन कौन से? इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंप्रूव करना, फिर पेनक्रियास से इंसुलिन को ज्यादा बनाना, फिर उसके बाद में यूरिन से ग्लूकोज को बाहर भेजना और पेट से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को रोकना। जब ये चारों ग्रुप के 9 तरह के ग्रुप से आपकी ब्लड शुगर मैनेज नहीं होती तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? अब आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, दवाइयां सारी फेल हो गई हैं। तो ऐसे में आपकी 4-5 तरह की दवाइयां ऑलरेडी चालू हो चुकी होती हैं। फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं? आपको इंसुलिन का इंजेक्शन चालू कर देते हैं। तो बजाय इंसुलिन का इंजेक्शन चालू करने के, जो हम यहां से बड़ी मात्रा में कार्ब्स ले रहे थे, अगर इसको घटा दिया जाए, जो हम 200 से 300 ग्राम कार्ब पर डे ले रहे थे उसको अगर 100 ग्राम, 50 से 100 ग्राम तक ले आए, तो यहां पर जब इनपुट ही घट गया तो उतने इंसुलिन की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब इधर कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, ग्लूकोज जो आप 3G और 4G पर पहुंच गए थे, आप 1G पे आ गए, हाफ जी पे आ गए, तो भाई आपको इंसुलिन क्यों उतना लगेगा? और इतना इंसुलिन तो आपका पेनक्रियाज ऑलरेडी बना रहा है, तो आपको बाहर से इंसुलिन की जरूरत क्या है? तो आपने इंसुलिन की डिमांड को ही रातों रात घटा दिया।
तो दैट इज परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर ओबीज पीपल। तो मोटे लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे ही डाइट में कार्बोहाइड्रेट घटाएंगे उनकी धीरे धीरे ब्लड शुगर नॉर्मल आने लगेगी और उनकी इंसुलिन की डिमांड जो है वो खत्म हो जाएगी। तो 15 दिन से 3 महीने में उनके इंसुलिन के इंजेक्शन बंद हो जाएंगे। और यदि आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो इंसुलिन हॉलिडे प्रोग्राम आज ही ज्वाइन करें। इसके साथ में आपको यह समझना जरूरी है कि आखिर कार्बोहाइड्रेट की हमको सप्लाई घटानी है तो कार्बोहाइड्रेट है क्या, तब तो हम घटा पाएंगे। देखिए, कार्बोहाइड्रेट वैसे तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, तो ये सब आपके दिमाग के बाहर जाएगा। सिंपल तरीका क्या है समझने का, मीठा कार्बोहाइड्रेट, फीका कार्बोहाइड्रेट। मीठा कार्बोहाइड्रेट क्या है, शक्कर, गुड़, खांड, हनी, मिठाइयां। शक्कर 100% कार्ब, गुड़ 90%, हनी 80%। हनी के अंदर जैसे ग्लूकोज है उसके कारण वो मीठा है। अगर ये ग्लूकोज के 10 से 100 मॉलिक्यूल आपस में बाइंड हो जाए तो एक मॉलिक्यूल बन जाएगा स्टार्च का। अब वो स्टार्च किस में है, 80% है आपके राइस में। तो राइस और राइस के प्रोडक्ट क्या हो गए, जैसे पोहा, कुरमुरा, इडली, डोसा, चावल के पापड़, चावल की खिचड़ी, या फिर कॉर्नफ्लेक्स, साबूदाना, ये सब 80% स्टार्च में आ गए। तो ये पेट में जाते के साथ में डाइजेस्ट होंगे, ग्लूकोज बना के ब्लड शुगर स्पाइक करेंगे। तो इनका सेवन करना घटाना पड़ेगा। फिर काजू की बर्फी में 60% कार्ब है और आपके गेहूं, ज्वार, बाजरा में भी 60% कार्ब है। तो इसके प्रोडक्ट्स भी उसी तरह एक्ट करेंगे। वहीं पे रागी या फिर भुट्टा, कॉर्न, इसके अंदर 70% के करीब है। उसके बाद में ओट्स, बार्ले, मिलेट्स, किनवा में 55 से 60% है। तो व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, उसके बाद में उपमा, खारी, टोस्ट, बिस्किट, ये सारी चीजें हाई शुगरी हो गई। तो आप इनको छोड़ तो नहीं सकते, आपको इनको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मॉडिफाई कैसे होगा, वो सारी चीज सिखाई जाती है। अब अगर मेरी बात आपको कहीं भी गलत लग रही हो, आपको भरोसा नहीं आ रहा हो, तो आप एक चीज अपने शरीर की तरफ गौर से देख लीजिए। जितने भी ओबीज लोग हैं, जितने भी ओबीज इंसुलिन लगा रहे हैं या ना भी लगा रहे हैं, वो गौर से देखें उनके शरीर में फैटी लीवर निकलेगा, डिसलिपिडीमिया निकलेगा, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल बड़े होते हैं, उसके लिए डॉक्टर्स स्टैटिन लिख के देते हैं। मोटापा आपको है ही, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। फिर उसके बाद में आपको आता है ब्लड प्रेशर, क्योंकि खून की नलियां पतली हो रही हैं तो हार्ट को ज्यादा ताकत लगेगा। फिर स्नोरिंग, क्योंकि मोटापा गले में भी है तो सांस बराबर से एयर निकल नहीं सकती, तो खराटे लेते हैं रात में या सीपैप मशीन लगा के सोते हैं। फिर जब वजन बढ़ेगा तो आर्थराइटिस भी आएगा आपको। फिर अक्सर ये देखा गया है कि थायराइड कई बार ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड रहता है, परंतु टाइप 2 थायराइड ऑटो इम्यून डिजीज है। पर कई ओबीज महिलाएं जब अपना वजन घटाती हैं तो उनका थायराइड क्लियर हो जाता है, तो उसका भी एसोसिएशन देखा गया है। फिर नेक्स्ट है पीसीओडी की प्रॉब्लम महिलाओं में। फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हाथ पैरों में जलन। उसके बाद में एक्एंथोसिस नाइग्रिकेंस, गर्दन के चारों तरफ डार्क कलर के घेरे और उसमें मस्से आने लगते हैं, या फिर कांख में स्किन टैग्स आने लगते हैं। और फिर आता है डायबिटीज। तो ये 10 बीमारियां आती हैं डायबिटीज आने के पहले या डायबिटीज के साथ। फिर इसके बाद में जब आप इंसुलिन के इंजेक्शन तक पहुंच जाते हैं, आपकी डायबिटीज पुरानी हो जाती है, तो आपको इन कॉम्प्लिकेशंस में से भी कुछ ना कुछ आ चुका होता है। वो क्या है, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, नेफ्रोपैथी, रेटाइनोपैथी, अर्ली कैटरैक्ट, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर इवन। उसके बाद में नेफ्रोपैथी, इम्बैलेंस बॉडी में आ जाना। फिर उसके बाद में डायबिटिक फुट, ऐसा लगता है जैसे कारपेट पे चल रहे हैं, गैंग्रीन हो जाता है, उंगली वगैरह पैर का काटना पड़ता है। फिर उसके बाद में तरह तरह के इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। तो ये सारी चीजें डायबिटीज के मरीज को आ जाती हैं। इनमें से कई चीजें आपके साथ भी होंगी अगर आप इंसुलिन के इंजेक्शन तक पहुंच गए हैं तो अल्टीमेटली इन सब चीजों का सॉल्यूशन क्या है। तो यदि आप ओबीज हैं, साथ में डायबिटिक हैं और इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे हैं, तो मैंने बताया कि कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क आप बढ़ा रहे हैं। इसके कारण आपके घर के बजट तो डिस्टर्ब होंगे ही, उसके साथ में मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, वो अलग। तो इन चीजों को अगर ओवरकम करना है तो इसके लिए डाइटरी तरीका अपनाया जाना
ज्यादा रिकमेंडेड है। तो यदि आप ओबीज हैं, डायबिटिक हैं, इंसुलिन के इंजेक्शंस पर हैं, तो LDCF डाइट के माध्यम से, डायबिटीज हॉलिडे और इंसुलिन हॉलिडे के माध्यम से आप अपनी इंसुलिन को ही नहीं छोड़ सकते, बल्कि अपनी डायबिटीज को ना सिर्फ कंट्रोल, उसका रेमिशन और रिवर्सल कर सकते हैं। 15 दिन से 3 महीने के अंदर आपके इंसुलिन के इंजेक्शंस बंद हो जाते हैं। विद इन 2 to 7 डेज आपकी ब्लड शुगर काफी ड्रॉप होने लगती है। जैसे जैसे ब्लड शुगर ड्रॉप होती है, वैसे वैसे आपका इंसुलिन का जो इंजेक्शन है उसके डोजेज रीशेड्यूल होने लगते हैं। और यहां पर मैं आपको, यदि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा संभव नहीं, तो आपको एक चैलेंज भी साथ में देता हूं और आपको गाइड करता हूं कि आप अपने स्टेपल्स को चेंज करें। जैसे स्टेपल्स क्या हैं? रोटी, चावल, किसी स्टूडेंट के लिए वो नूडल्स हो सकते हैं, या फिर ब्रेड हो सकती है, या फिर इवनिंग में स्नैकिंग के अंदर स्टेपल्स के रूप में कोई बिस्किट, कोई खारी टोस्ट खाता है। तो यदि आप अपने इन स्टेपल्स को चेंज करते हैं तो आप अपने डायबिटीज के अंदर भारी लाभ पा सकते हैं। और उसके लिए मैं अक्सर कहता हूं कि यदि आप एक 7 दिन के लिए भी कीटो आटे की चपाती लेते हैं और राइस की जगह पर शिराताकी राइस लेते हैं, तो इससे आपकी ब्लड शुगर में भारी ड्रॉप आता है और अब ये कैशबैक ऑफर के साथ आते हैं। तो यदि आप इंसुलिन के इंजेक्शन पर हैं, आप 7 दिन के लिए कीटो आटा यूज करें, साथ में डॉक्टर एरन्स का शिराताकी राइस यूज करें यदि आप राइस लेते हैं तो, और आप देखें भारी कमी आएगी, और कमी नहीं आए तो आप कैशबैक भी अवेल कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इनके अपार्ट अब जल्दी ही आपके लिए शिराताकी नूडल्स भी अवेलेबल होंगे, और इवनिंग स्नैक्स के अंदर आप आलमंड कुकीज या चटपटा जैसे स्नैकिंग ऑप्शंस को ले सकते हैं। अब यदि इसके बाद भी आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो इस वीडियो को आप अपने डॉक्टर के साथ में शेयर करके उस पर क्लैरिटी ले सकते हैं, या आपकी कुछ और भी क्वेरीज हैं जिनका आंसर आप हमारे साथ चाहते हैं, या अपने इंसुलिन के इंजेक्शंस को छोड़ने के लिए और अपनी ब्लड शुगर में लाभ पाने के लिए, डायबिटीज का कंट्रोल, रेमिशन और रिवर्सल करने के लिए हमारी मदद लेना चाहते हैं, तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच। क्या होगा अगर आपके इंसुलिन और डायबिटीज की दवाइयां पूरी तरह बंद हो जाएं और आपकी जो ब्लड शुगर 300 और 400 आती है वो 125 के अंदर आने लगे? कुछ ऐसा ही किया है डायबिटीज हॉलिडे से जुड़ करके शंकर जी ने। अगर आप भी इनको देख करके मोटिवेट होना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करें, पूरा देखें और अपने डायबिटीज कंट्रोल, रेमिशन के अंदर मोटिवेशन पाएं। इस वीडियो को क्लिक करके आखिरी तक देखें।